गुड मॉर्निंग आपको। देखो आपने पहले अपना एक अध्याय पूरा हो गया और उस अध्याय में जो आपके मैंने आपको बताया था शीत युद्ध का दौर बताया था। अब शीत युद्ध के दौर के बाद में आपका दूसरा अध्याय राजनीति विज्ञान क्लास आपकी दूसरा लेसन जो आपके है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। लेसन नंबर है आपका 1-2। दूसरा लेसन है दो ध्रुवीयता का अंत। आपने अपन ने पीछे चर्चा की थी कि 1945 के बाद में विश्व जो है दो भागों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था और दो गुटों को हमने एक संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर पूंजीवादी गुट जिसे पश्चिमी गुट भी कहा था, हड़दम दुनिया भी कहा था, इधर दूसरा जो आपके सोवियत संघ की ओर जिसे हमने साम्यवादी गुट कहा था, साम्यवादी खेमा कहा था, दूसरी दुनिया बताया था। ये चर्चा आपने पीछे की थी। तो इन दोनों गुटों को दो ध्रुवीयता कहा जाता है कि विश्व दो महाशक्तियों के रूप में, दो शक्तियों के रूप में दो भागों में बट गया। हालांकि अपने भौतिक विज्ञान में देखें तो भौतिक विज्ञान में ध्रुव का मतलब होता है उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है, लेकिन यहाँ पर ध्रुवीयता का जो शब्द का उपयोग किया है वो अनुचित है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपको ध्रुवीयता का अर्थ किया शब्द किया है, जो उपयोग किया है शब्द का, उसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर दो भाग जो विश्व था वो दो महाशक्ति में बट गया। एक महाशक्ति जो आपके अमेरिका थी और दूसरी महाशक्ति जो आपके सोवियत संघ था। तो इस प्रकार दुनिया दो गुटों में बट गई थी। अब इसका अंत कैसे हुआ, कब हुआ? तो अंत जो इसका हुआ उससे संबंधित जो इसका दो ध्रुवीयता का अंत इससे संबंधित जो परिचय इसका वो परिचय पहले कि शीत युद्ध के दौरान सबसे आपके बड़ी बात की घटना घटी थी। शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के समय वो घटना ये थी कि जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था और जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, उसमें 1961 के अंदर जो आपके एक दीवार खींच दी गई थी। आपने पढ़ा था पीछे जो पिछला पहला लेसन था, लेसन से बताया था मैंने आपके कि पूर्वी जर्मनी था वो जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर था और पश्चिमी जर्मनी जो है सोवियत संघ की ओर था। तो जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो भागों में बट गया था और इसमें दो भाग हुए उनमें 1961 में, कब 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी, दीवारें बनी थी। तो बर्लिन की दीवार बनी, ये जो है आपके शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? शीत युद्ध का प्रतीक थी। इस शीत युद्ध के प्रतीक को जो आपके क्या किया, पूर्वी जर्मनी की जनता ने शीत युद्ध का जो प्रतीक था ये इसको जो आपके पूर्वी जर्मनी, कौन सी? पूर्वी जर्मनी की जनता ने आपके 1989 में, कब है? 1989 में क्या कर दिया? तोड़ दिया, दीवार को ढहा दिया, गिरा दिया और इस प्रकार जो आपके एक नाटकीय ढंग से जर्मनी के दोनों भाग, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जो आपके दोनों भाग जो आपके क्या हो गए? मिल गए, अर्थात जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण होने की ये घटना थी, ये शीत युद्ध के अंत का प्रारंभ थी, क्योंकि जर्मनी के बाद के एकीकरण के बाद में जो है ऐसी अनेक घटनाएं घटी जिन्होंने क्या कर दिया? सोवियत संघ का भी विभाजन कर दिया। किसका? सोवियत संघ का विभाजन कर दिया। और सोवियत जो आपके संघ था, सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में, जिसको हमने पीछे पढ़ा था सोवियत संघ, इसका भी क्या हो गया? आगे चल करके 1993 में विभाजन हो गया और सोवियत संघ के विभाजन के साथ ही जो आपके शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि सोवियत संघ जब टूट करके आपके 15 राज्यों में विभाजित हो गया तो फिर महाशक्ति के रूप में केवल इधर अकेला अमेरिका बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका बचा। और अमेरिका जो आपके एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया, एक शक्ति गुट। तो इस प्रकार जो आपके अमेरिका विश्व में अकेला शक्तिशाली रह गया, तो इसको हम ये कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना होना, क्योंकि इस विश्व की सारी जो शक्ति थी, सैनिक शक्ति मानो, आर्थिक शक्ति मानो और राजनीतिक शक्ति किसके पास थी? अमेरिका के पास थी। तो एक गुट रह गया आपके, इससे जो आपके एक ध्रुवीय विश्व का जो आपकी स्थापना हुई। सोवियत संघ के खेमे में शामिल आपके पूरी यूरोप के 8 देश, इसके बाद में
जर्मनी का जो आपके विखंडन हुआ, जर्मनी का जो आपके मिलन हुआ, सॉरी विखंडन के बाद में जो आपके पूर्वी जर्मनी के लोगों ने, पूर्वी जर्मनी की जनता ने 1989 में जर्मनी की जो आपके बर्लिन की एक दीवार थी, इस दीवार को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। दीवार नष्ट होने के बाद में 1989 में जब जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो एकीकरण के बाद में आगे चल करके सोवियत संघ के खेमे में जो आपके देश थे, जो किधर के थे, यूरोप के देश। मैंने आपको शुरू में पहला जो अपना लेसन हुआ था, उस लेसन में मैंने पहला जो कालांश हुआ था, उस कालांश में मैंने बताया था कि आपके इधर जो आपकी यूरोप के भाग बताए थे, पूरी पश्चिमी यूरोप, इधर पूरी यूरोप, तो पूरी यूरोप के कुछ भाग आपको मैंने यहाँ पर बताया, देशों के नाम बताए थे। उन देशों में से जो है आपके 8 देशों ने क्या किया, अपने को सोवियत संघ से जो है आपकी अलग कर लिया। कैसे कि वहां पर जो आपके जन विद्रोह होने लगे, और जन विद्रोह होकर के वहां की जनता ने धीरे धीरे एक एक करके जो आपके सरकारों को क्या कर दिया, आपके ढहा दिया। चाहे आपके चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे आपके पूर्वी जर्मनी हो, चाहे आपके पोलैंड हो, चाहे आपको हंगरी हो, रोमानिया हो, ये ऐसे देश थे जहां पर साम्यवादी सरकारें थी, लेकिन वहां की जनता ने उन साम्यवादी सरकारों का जो आपके विरोध किया। और जब जनता ने विरोध किया और धीरे धीरे जो है वहां की सरकारों का तख्तापलट हो गया, अर्थात साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई, और वहां पर जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में नई सरकारों का गठन हुआ। और इस गठन का परिणाम ये हुआ है कि आगे चल करके सोवियत संघ का भी विघटन हो गया, और सोवियत संघ रूस सहित जो आपके 15 देशों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, विभाजित हो गया। तो इन सबसे पहले हम प्रारंभ अपना लेसन जो है वो प्रारंभ करते हैं, जितना परिचय प्रारंभ करते हैं अपना लेसन का है सोवियत प्रणाली, क्या थी, सोवियत प्रणाली से। किससे प्रारंभ करते हैं, सोवियत प्रणाली से। तो देखो आपने कक्षा 9th में अगर आपने पढ़ा हो तो रूस में जो आपके जो है 1917 की क्रांति हुई थी, जिसे रूसी क्रांति कहते हैं। ये 1917 की रूसी क्रांति एक साम्यवादी, और 1917 में हुई इस साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस जो आपके समाजवादी सोवियत गणराज्य के रूप में उभर के सामने आया। अर्थात क्रांति के बाद में जो आपके एक संघ का निर्माण हुआ, किसके नेतृत्व में, रूस के नेतृत्व में। तो रूस और उसके आसपास के यूरोप के देशों ने मिलकर के क्या किया, आपके उन देशों ने मिलकर के एक संघ बनाया, जिसे समाजवादी सोवियत गणराज्य के नाम से जाना जाता है। और इस समाजवादी सोवियत गणराज्य को हमने लेसन नंबर 1 में क्या पढ़ा है, सोवियत संघ पढ़ा है। तो सोवियत संघ क्या था, कि समाजवादी सोवियत गणराज्य ही था, उसी को हम क्या कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। ये क्रांति आपके 1917 की रूस में हुई थी, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ये आपकी समाजवादी क्रांति थी, और इस क्रांति का उद्देश्य पूंजीवाद को नष्ट करना और एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था। समतामूलक आपके समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना इस क्रांति का उद्देश्य था। इसके परिणाम स्वरूप जो सोवियत रूस और उसके आसपास के जो देश थे, जो इस क्रांति से प्रभावित हुए, जो इस प्रकार की व्यवस्था जो है अपने राज्य में चाहते थे, वो इसके जो है सदस्य बन गए, और इस प्रकार जो आपके समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। तो ये सब जो आपके समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया था। और इस गणराज्य का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि समाज में पूंजीवाद का अंत करना, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके एक समतामूलक साम्यवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अब बात आती है आपके कि ये क्रांति जो है क्या चाहती थी, ये क्रांति निजी, अभी बताया निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहती थी, जिससे समाज में निजी संपत्ति से क्या होता है, आर्थिक समानता हो जाती है। कुछ लोग धन के आधार पर अमीर होते हैं, कुछ लोगों का शोषण होता है और गरीब से गरीब होते जाते हैं। हालांकि काम तो जो है आपसे ज्यादा करते हैं, मजदूरी मेहनत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसका फल उनको बहुत कम मिलता है शोषण होने के कारण, इसलिए वो गरीब हो जाते हैं। तो गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को समाप्त किससे किया जा सकता है, पूंजीवाद को समाप्त करके ही किया जा सकता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक अंतर बढ़ता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दें तो सब समाज में क्या होंगे, समान होंगे। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके को समाप्त करने के लिए जो है ये क्रांति हुई थी, और समाज को
समानता के सिद्धांत पर रचने का इसका उद्देश्य था। जो मैंने बता दिया कि समाज में सब लोग समान हैं, क्योंकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर इस क्रांति के बाद में राज्य का नियंत्रण हो गया। जो भी उत्पादन के साथ भूमि हो, उद्योग हो, वो सब राज्य के नियंत्रण में थे। लोगों का अपना कुछ नहीं था। लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना सरकार का कार्य था। इस कारण जो है आपके समाज में सभी वर्ग समान हो गए, क्योंकि उत्पादन के साधन उनके नियंत्रण में नहीं रहे। तो ये था कि अब आती है सोवियत प्रणाली। इस समाजवादी सोवियत गणराज्य ने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए किस प्रणाली का अनुसरण किया? तो सोवियत प्रणाली क्या थी? 1917 की क्रांति के बाद में सोवियत गणराज्य ने साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना या समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए कौन सी नीतियां अपनाई? किन नीतियों को और किन व्यवस्थाओं को हम सोवियत प्रणाली कहते हैं? तो देखो आपके सोवियत प्रणाली में आता है कि सोवियत प्रणाली जो आपके सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना। सोवियत संघ में किस बात पर बल दिया गया? समतावादी समाज ने आर्थिक आधार पर समाज समान रहे, आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हो, ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए योजना बनाई केंद्रीकृत, केंद्र सरकार के नियंत्रण में योजनाएं बनाई गई। सारी जो विकास की योजनाएं थी वो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई। केंद्र सरकार के निर्देशन के अनुसार उनको लागू किया गया और उन योजनाओं पर नियंत्रण रखना, कार्य करना जो है राज्य सरकारों का दायित्व था। तो योजना केंद्रीकृत थी। इस प्रकार अपने भी भारत में भी योजना आयोग ने स्वतंत्रता के बाद में योजना आयोग ने योजनाएं बनाई। योजना आयोग केंद्रीकृत संस्था थी, एक केंद्र सरकार की संस्था थी। इस प्रकार केंद्र सरकार ही जो है योजनाओं का निर्माण करने का कार्य, वैसे ही आपके सोवियत संघ में भी जो आपके केंद्रीकृत योजना राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था, योजनाओं की जो व्यवस्था थी, योजनाओं को लागू किया गया, लागू करने की व्यवस्था थी, उन योजनाओं को पूरा करने की व्यवस्था थी, योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने की व्यवस्था थी, वो राज्य के नियंत्रण में थी। अर्थात से एक राज्य की जो एक प्रांत की जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था पर नियंत्रण किसका था? राज्य का था। और एक साम्यवादी दल, साम्यवादी रूस में एक ही दल था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको साम्यवादी दल भी कहते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है एक ही दल था, दूसरे दलों को वहां पर नेतृत्व होने का अवसर नहीं दिया गया, जो है आपके दूसरे दलों का दमन कर दिया गया। केवल एक ही दल बनाया जा सकता था। जैसे वर्तमान में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही दल वहां पर, वैसी व्यवस्था रूस में थी। तो एक ही दल का प्रभुत्व था, एक ही दल बन सकता था, वो दल चुनाव लड़ता था, वो दल सरकार बनाता था। दूसरे दल अगर या तो होते नहीं थे, अगर कोई दल बनता तो उसको चुनाव लड़ने की आजादी रूस में नहीं थी। इस प्रकार साम्यवादी दल एक ही दल था, वो दल ही जो है सारी व्यवस्थाओं का निर्देशन कर रहा था और उन्हें उस दल के निर्देश के अनुसार ही योजनाएं चल रही थी, व्यवस्थाएं हो रही थी। आपके राज्य के नियंत्रण में जो आपके शासन का संचालन हो रहा था, ये और उन शासन का संचालन करने के लिए जो निर्देश दे रहा था वो केवल एक साम्यवादी दल ही कर रहा था सारा काम। उसी की देखरेख में जो है शासन संचालित होता था, उसी की देख में योजनाएं बनती थी, उसी की देखरेख में जो है आपके जो निर्णय होते थे वो निर्णय लिए जाते थे। इस कारण रूस की वह व्यवस्था जिसमें केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था हो, उसी व्यवस्था को यहाँ पर सोवियत प्रणाली कहा गया है। क्या कहा गया है? सोवियत प्रणाली कहा गया है। तो ये आपकी सोवियत प्रणाली थी रूस की। अब आप क्या आता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में उभरा था और अमेरिका को टक्कर देने का कार्य कर रहा था। अमेरिका को टक्कर देने के का कार्य कर रहा था और इसके साथ में पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो देश जो आपके सोवियत संघ के साथ में थे। हम यूं भी कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूर्वी यूरोप के जो भी देश थे वो सब देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे। किसके नियंत्रण में आ गए थे? सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे। और क्यों आए? क्योंकि रूस ने इन सभी देशों को फांसीवादी ताकतों से मुक्त करवाया था। हिटलर है, मुसोलिनी है, ऐसे जो आपके तानाशाही शासक थे, इन तानाशाही शासकों से रूस ने इन देशों को मुक्त करवाया था। इसलिए ये देश किसके नियंत्रण में आ गए? रूस के नियंत्रण में आ गए। रूस के निर्देशन के अनुसार ये अपना शासन करने लगे या रूस के
अधीन कह सकते हैं या रूस के गुट में ये सम्मिलित होकर के रहने लगे। तो इस प्रकार ये देश जो आपके रूस के नियंत्रण में आ गए थे और यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को रूस की जो समाजवादी प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली? समाजवादी प्रणाली, जिसको हम समतावादी समाज कहते हैं, समतावादी समानता और समाज, ये समाजवादी प्रणाली के कारण ही हुआ यहाँ पर समतावादी समाज। तो ये जो समाजवादी प्रणाली थी रूस की, उस समाजवादी प्रणाली के अनुसार ही पूरी यूरोप के इन देशों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्या किया गया था? ढाला गया था, बनाया गया था, निर्मित किया गया था। इस प्रकार ये देश जो आपके समाजवादी खेमे के देश कहलाए। कौन से? पूरी यूरोप के देश जो आपके सोवियत संघ के अधीन थे या सोवियत संघ के खेमे में मिल गए थे, सोवियत संघ के गुट में मिल गए थे। इन देशों का को जो है सोवियत संघ ने क्या किया था? आपके फांसीवादी ताबूतों से मुक्त करवाया था, इसलिए वो देश सोवियत संघ के खेमे में थे। और सोवियत संघ ने इन पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको समाजवादी प्रणाली के अनुसार ढला था। इस कारण ये देश जो आपके समाजवादी खेमे के देश थे और इन देशों को दूसरी दुनिया में कहा जाता है, जो मैंने बता दिया था आपको। आने कोई बात दोबारा बता रहा था मैं आपको। अब बात आती है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या है। अभी जो सोवियत प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली में सोवियत शासन की व्यवस्था जिसमें आपके समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजनाएं बनती थी, योजनाओं के नियंत्रण पर जो आपके आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था होती थी और इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा जाता था। इस सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या है? अगला मतलब क्या था? सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी? तो देखो आपकी सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं की बात करें अपने, तो सोवियत प्रणाली की पहली विशेषता तो ये थी कि ये व्यवस्था जो आपके पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली पहली बात तो क्या है कि यह प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध और समाजवाद से प्रेरित है। समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित थी, अर्थात समतामूलक समाज की स्थापना से प्रेरित थी आपके सोवियत प्रणाली। इसके अधीन जो भी कार्य, जो भी योजनाएं बनाई गई, वो योजनाएं इस प्रकार की थी, जो भी व्यवस्थाएं हुई वो व्यवस्था इस प्रकार की थी कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जा सके और पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समतामूलक समाज की स्थापना हो सके, जिसे समाजवादी समाज कहते हैं, उस समाज की स्थापना हो सके। इस आधार पर समाज के निर्माण की प्रणाली थी। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरी विशेषता क्या है कि सोवियत प्रणाली में नियोजित नियोजित व्यवस्था को अपनाया गया था। कौन सी व्यवस्था को? नियोजित का मतलब होता है योजना बना करके संपूर्ण विश्व के अपने संपूर्ण देश के पास में जो संसाधन है उन संसाधनों का पहले आंकलन किया जाता है और उन संसाधनों का आंकलन करके और उनको व्यवस्थित रूप से किसी एक क्षेत्र में लगाया जाता है ताकि उसका विकास हो सके। जैसा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी जो आपके नियोजित प्रणाली को अपनाया और ये नियोजित प्रणाली की देन उसने सोवियत संघ से ही ली थी। तो सोवियत संघ की तर्ज पर ही भारत ने नियोजित प्रणाली को अपनाया गया था। तो यहाँ पर सोवियत प्रणाली की दूसरी विशेषता थी कि सोवियत प्रणाली में नियोजित व्यवस्था को अपनाया गया, यानी योजनाबद्ध तरीके से विकास को अपनाया गया। तीसरी बात है कि यहाँ पर सोवियत प्रणाली में केवल एक पार्टी थी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी।
तो इस एक ही पार्टी का जो है यहाँ पर दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। यानी जो कुछ भी होता था, जो कुछ कार्य किया जाता था, वो कम्युनिस्ट पार्टी की देखरेख में होता था, कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देशन में होता था। कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वसेवा थी यहाँ पर। अन्य किसी दल को जो है न तो यहाँ पर पनपने दिया गया, और अगर कोई दल पनपता था या पनपा तो उसको क्या कर दिया गया, वो चुनाव प्रक्रिया में भागीदार नहीं बन सका। तो यहाँ पर केवल एक ही पार्टी थी, कौन सी? सोवियत पार्टी। सोवियत पार्टी का ही दबदबा था। अगली बात समझ में। तीसरी बात है, इसके बाद चौथी बात आती है कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इस समय जब आपके सोवियत प्रणाली थी, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ बना, उसकी प्रारंभिक समय में, तो यहाँ के प्रारंभिक समय में देखो यहाँ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसकी सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने की तकनीकी ये जो आपके बीच उन्नत थी। किसके पास में? सोवियत संघ के पास में। अपनी सूचनाओं को किसी भी क्षेत्र में भेजने और वहां से दूसरी सूचनाएं प्राप्त करने की जो तकनीकी थी सोवियत संघ के पास में, वो मजबूत थी। अन्य दूसरे देशों, अमेरिका के अलावा अन्य देशों की तुलना करें तो यहाँ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। ये इसकी चौथी जो आपकी सोवियत प्रणाली की विशेषता है। पांचवी है कि सोवियत प्रणाली के पास में विशाल ऊर्जा संसाधन थे। पांचवी इसकी विशेषता क्या है कि इसके पास सोवियत प्रणाली के पास, इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। किसके पास है? सोवियत प्रणाली। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की शासन व्यवस्था थी सोवियत संघ के दौरान, उस समय जो आपके सोवियत संघ के पास में ऊर्जा के विशाल संसाधन थे। और यहाँ पर ऊर्जा के संसाधनों की बात करें तो खनिज तेल, जिसमें आपके खनिज तेल, लोहा, खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद महत्वपूर्ण थे। लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद ये महत्वपूर्ण थे। तो इस प्रकार खनिज संसाधनों का भी जो है यहाँ पर विशाल भंडार था, विशालता थी। और हर प्रकार का जो उत्पादन होता है वो आपके यहाँ पर सोवियत संघ में होता था। इसके अलावा देखो आपके सोवियत संघ की जो आपके यातायात व्यवस्था थी, सोवियत संघ की यातायात व्यवस्था थी, वो भी जो है आपके क्या थी, बहुत ही सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली से आपस में जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर देखो अगर हम सोवियत संघ की अगली विशेषता क्या है, सोवियत संघ के दूर दराज के क्षेत्र की बात करें, दूर दराज के इलाके, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके, ये इलाके जो है क्या कहते हैं, ये इलाके यातायात की उन्नत और विशाल, यातायात की उन्नत यानी आवागमन की उन्नत या सुव्यवस्थित कह सकते हैं, यातायात की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली से जुड़े हुए थे। यानी कि यहाँ के छोटे छोटे गांव या ग्रामीण क्षेत्र थे वो भी जो आपके सड़कों से यातायात से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि आवागमन की वहां पर व्यवस्थाएं नहीं थी, आवागमन की भी वहां पर जो आपकी अच्छी व्यवस्थाएं थी। कहां पर है, सोवियत संघ में। आपके शुरुआती समय में जो सोवियत प्रणाली थी, सोवियत संघ में इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं थी, आपके आवागमन के साधन थे। और आवागमन के साधनों से
जो आपके छोटे छोटे जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो भी जो आपके जुड़े हुए थे। सोवियत प्रणाली की अगली जो विशेषता आपकी सातवीं, सोवियत प्रणाली की सातवीं विशेषता है कि यहाँ की औद्योगिक प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। घरेलू उद्योग है, घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफी उन्नत था। इसका घरेलू उपभोक्ता उद्योग विकसित था। यहाँ का इसका सोवियत प्रणाली का घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत विकसित था, काफी उन्नत था। और काफी उन्नत होने के साथ साथ यहाँ की बात करें कि उपभोक्ता उद्योग में देखो यहाँ कितना विकसित था। देखो आपके यहाँ जो है आपके पिन से लेकर कार तक की वस्तुएं बनती थी। कार तक की वस्तुएं बनती थी, वस्तुएं मशीन आदि जो है ये बनती थी। यानी कि एक पिन से लेकर के कार तक की जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पर बनती थी। इनका उत्पादन यहाँ पर होता था। और पिन में आपके बढ़ाएगा उससे क्या है कि विज्ञान में मात्रा छोटी मात्रा आएगी। पिन से लेकर के कार तक की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, सामान है, ये सारा सामान जो यहाँ पर क्या होता था आपके बनता था। इसका मतलब ये हुआ कि सोवियत प्रणाली का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वो बहुत ही विकसित था, बहुत ही उन्नत था, बहुत ही प्रभावशाली था। क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की छोटी से लेकर पिन बहुत ही छोटी होती है, यहाँ से लेकर के जो है आपके कार तक की जो बड़ी वस्तुएं होती है, मशीनरी होती है, उसका जो आपके निर्माण होता है। इसका मतलब ये उद्योग जो आपके उन्नत था। ये उद्योग जो आपके उद्योगों में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से, तो यहाँ की अभी जो आप बात करें यहाँ पे कितना बड़ा उद्योग था। और समाजवादी व्यवस्था थी, तो समाजवादी व्यवस्था में देखो आपके कोई भी काम किया जाता है तो सामाजिक हित के आधार पर किया जाता है, निजी लाभ के लिए नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर जो वस्तुएं बनती थी वो गुणवत्ता के आधार पर पश्चिमी देशों से कम गुणवत्ता की होती थी। ये वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से पश्चिमी देशों से के स्तर की नहीं थी। तो देखो आपके इन उद्योगों की गुणवत्ता की दृष्टि से इन उद्योगों की वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। यानी गुणवत्ता की दृष्टि से आपके पश्चिमी देशों में आपके अमेरिका आता है, तो अमेरिका के स्तर की जो गुणवत्ता थी, अमेरिका में जो आपके वस्तुएं बनती थी उन वस्तुओं की जो गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता की दृष्टि की ये वस्तुएं नहीं थी। यानी यूं कह सकते हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से आपके अमेरिका नेतृत्व वाले जो देश थे, अमेरिका के मुख्य जो देश थे, उनके देशों में जो वस्तुएं बनती थी उनकी जो गुणवत्ता होती थी उस गुणवत्ता से सोवियत संघ में बनने वाली वस्तु की गुणवत्ता निम्न होती थी। या यूं कह सकते हैं कि सोवियत संघ में बनने वाली वस्तु की जो गुणवत्ता है उससे अमेरिका के मुख्य देशों में बनने वाली या अमेरिका में बनने वाली वस्तुओं की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती थी। तो गुणवत्ता की दृष्टि से सोवियत संघ की वस्तुओं की जो श्रेणी थी वो निम्न थी। इसके अलावा देखो आपके नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। यहाँ पर है, यहाँ नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित। अगली सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है कि नागरिकों के लिए यहाँ जो जीवन स्तर है, न्यूनतम जीवन स्तर है वो सुनिश्चित था। क्योंकि
की सरकार क्या करती थी, नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं जैसे आपके कपड़ा है, भोजन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सब चीजें जो है सरकार क्या करती थी, आपके कम मूल्य पर या रियायती दर जिसको कहते हैं रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या कर सकता था, इन सुविधाओं को खरीद सकता था। इस प्रकार सरकार जो है आपके क्या करती थी, रियायती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने से लोगों को आसानी से न्यूनतम जीवन स्तर की वस्तुएं मिल जाती थी और वो अपना न्यूनतम जीवन आसानी से जी सकते थे। तो इस वजह से जो आपके इनका न्यूनतम जीवन स्तर है सोवियत प्रणाली में वो निश्चित था, निर्धारित था। इसके आगे जो आपकी व्यवस्था देखें, सोवियत संघ की एक विशेषता आपकी सोवियत प्रणाली की एक विशेषता यह थी कि यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी नहीं थी, यानी सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ था, बेरोजगार कोई भी नहीं था सोवियत प्रणाली में। सोवियत संघ के शासनकाल में आपके वहां पर कोई किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं थी, रोजगार सब लोगों को मिला हुआ था और सबको रोजगार मिला होने के कारण सब लोग जो है उत्पादन में लगे रहते थे और इसी कारण वो न्यूनतम जीवन स्तर जीने जितना न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त करें या न्यूनतम जीवन जीने जितनी जो वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, वो क्रय करने की क्षमता रखते थे। इस वजह से बेरोजगारी नहीं होने की वजह से, क्योंकि बेरोजगारी नहीं होने का मतलब सभी लोगों को रोजगार मिलता था, तो यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। इसके अलावा देखो सोवियत आपके मिल्कियत का प्रमुख रूप जो आपके राज्य का स्वामित्व था। मिल्कियत का प्रमुख रूप किसका, मिल्कियत यानी मुल्क किसको कहते हैं अपने, मिल्कियत राज्य का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, प्रमुख रूप आपके राज्य का क्या था, स्वामित्व था, राज्य का स्वामित्व था। और स्वामित्व में छोटी आई स्वामित्व था और भूमि तथा उद्योग, भूमि तथा उत्पादन की जो भी संपदा है, उद्योग है, भूमि तथा उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे। राज्य के नियंत्रण में थे, अर्थात मिल्कियत के राज्य का प्रमुख जो है राज्य होता था, अर्थात शासन के अधीन ही उतने उद्योग हो, कृषि हो, ये सब इन पर सब पर राज्य का नियंत्रण था, किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं था। यानी किसी उद्योग पर किसी उद्योगपति का नियंत्रण नहीं था, भूमि पर जो है किसान का नियंत्रण नहीं था। सारी भूमि जो आपके किसानों को एक समूह के रूप में जो आपके राज्य द्वारा वितरित की जाती थी और उसका जो मालिक होता था वो राज्य होता था, राज्य के नियंत्रण में जो है उत्पादन किया जाता था। ये थे आपके सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। इस प्रकार सोवियत प्रणाली जो आपके अनेक विशेषताओं को रखते हुए समाज में समतावादी समाज की स्थापना लिए हुए थी और उसने यहाँ पर सोवियत संघ में जो आपके आर्थिक असमानता थी उस आर्थिक असमानता को जो आपके समाप्त कर दिया था।